हेलो हेलो स्टूडेंट्स, देखिए ये वीडियो आपकी बनने में कई दिन लग गया। उसका कारण थोड़ा सी तबीयत मेरी ख़राब हो गई थी। अब आपके सारे वीडियो रेगुलर बनते रहेंगे, आपकी क्लास में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब एक और आप काम किया करिए कि वीडियो कुछ पड़े रहते हैं, आप लोग देख नहीं पाते हैं। इसका कारण ये है कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए, लाइक कर लिया करिए। और जो आपके स्टूडेंट्स, आपके भाई या आपके क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं मालूम हो पा रहा है या आपके जानने वाले हैं, उनको आप शेयर भी कर सकते हैं इसको। ठीक, लिंक बना रहता है, वो लिंक दे दिया करिए, वो लोग अपना देख लेंगे। चलिए आगे हम लोग अब ये डिस्कस करेंगे बैक्टीरिया में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। हम लोग डिस्कस कर रहे थे। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में एक टॉपिक बचा हुआ है, ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया। तो ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया, ट्रांसडक्शन में क्या हो रहा है, इसको हिंदी में भी ऐसे ही लिख सकते हैं। देखिए, जब आपसे एग्जाम में कहा जाए कि बैक्टीरिया में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, आनुवंशिक पुनर्संयोजन की व्याख्या कीजिए, तो आप लिखते क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपको हिंदी नहीं मालूम है तो ट्रांसफॉर्मेशन को आप वही हिंदी में लिख दीजिए। कॉन्जुगेशन, अगर आपको हिंदी नहीं मालूम है या स्पेलिंग नहीं आपको पता है तो आप उसी को हिंदी में लिख दीजिए। और ट्रांसडक्शन, जैसे ट्रांसडक्शन आपको लगता है कि स्पेलिंग हम गलत कर देंगे या स्पेलिंग हमें नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं है, तो आप ऐसे लिख देंगे ट्रांसडक्शन, एकदम बिल्कुल सही रहेगा, कोई गलती आपकी नहीं मानी जाती है। तो आप लोग घबराइएगा मत, आप उसको हिंदी में, वही इंग्लिश शब्द को आप हिंदी में लिख दिया करिए। ठीक है, अब हम ये देखें कि ट्रांसडक्शन क्या होता है। ठीक, चलिए आगे इसी पर हम डिस्कस करते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, ट्रांसडक्शन की खोज किसने किया? डिस्कवरी मतलब खोज। ये किया गया किसके द्वारा? जिंडर एंड लेडर, जिंडर एंड लेडरबर्ग। जिंडर एवं लेडरबर्ग ने, जैसे आप इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, जिंडर, और यहाँ लिख सकते हैं लेडरबर्ग, लेडरबर्ग। ठीक, अब हम ये देखें कि ट्रांसडक्शन है क्या। यहाँ पर हम ये देखें, जैसे कोई एक बैक्टीरिया है, ये देखिए कोई एक बैक्टीरिया है और ये इसका डीएनए है। ठीक, और ये दूसरा बैक्टीरिया है, ये देखिए इसका डीएनए ये है। अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर इस बैक्टीरिया के डीएनए को दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करें, जैसे देखिए ये डीएनए है, ये डीएनए और ये भी डीएनए, डीएनए, ये देखिए। तो एक बैक्टीरिया का डीएनए या इस बैक्टीरिया के डीएनए का कुछ अंश दूसरे बैक्टीरिया के डीएनए में या दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? ट्रांसडक्शन। लेकिन ये जो ट्रांसफ़र होगा वो किसके माध्यम से होगा? ये जो ट्रांसफ़र होगा
ये एक प्रकार के वायरस के द्वारा होगा जिसको हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस। तो फिर से हम देखें, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था। चलिए अब देखें, एक बैक्टीरिया का डीएनए जब दूसरे बैक्टीरिया के बॉडी में या सेल में पहुंचता है और इसको पहुंचाने का काम कौन करता है? बैक्टीरियोफेज वायरस। ये देखिए बैक्टीरियोफेज वायरस। बैक्टीरियोफेज वायरस के द्वारा जब एक बैक्टीरिया के डीएनए को दूसरे बैक्टीरिया के डीएनए में पहुंचाया जाएगा, उस क्रिया को हम ट्रांसडक्शन कहेंगे। ओके, तो अंतर इसमें और सब में से क्या अंतर है कि बैक्टीरिया के डीएनए को दूसरे बैक्टीरिया की बॉडी में पहुंचाया जा रहा है किसके माध्यम से? बैक्टीरियोफेज वायरस के माध्यम से। बैक्टीरियोफेज वायरस को हम हिंदी में कहते हैं जीवाणु भोजी विषाणु। ये देखिए। ओके, चलिए अब हम डिफिनीशन को समझ गए हैं। परिभाषा में हम यही लिखेंगे। मैं परिभाषा को बोल रहा हूँ, आप इतने में चाहे तो नोट भी कर लिया करिए कि एक बैक्टीरिया के डीएनए को जब दूसरे बैक्टीरिया के सेल में पहुँचाया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है, और यह स्थानांतरण जब बैक्टीरियोफेज वायरस के द्वारा होता है तो उस प्रकार के सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन को ट्रांसडक्शन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब जरा देखिए, ये जब हम वायरस पढ़ेंगे, बैक्टीरियोफेज वायरस पढ़ेंगे, तो इसको हम और डिटेल देखेंगे। अब जरा देखिए, अगर हम ये देखें कि जो ये ट्रांसडक्शन होता है, ट्रांसडक्शन, ठीक, अगर हम देखें तो ये दो तरह का होता है। ये देखिए कैसा होगा? रेस्ट्रिक्टेड और जेनरलाइज्ड, मतलब सामान्य, और ये क्या हो गया? विशेषीकृत। ये रिस्ट्रिक्टेड का मतलब प्रतिबंधित है, कुछ विशेष परिस्थितियां हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे यहाँ पे देखिए कि कोई एक बैक्टीरिया है, ये देखिए इस बैक्टीरिया का ये डीएनए है, और इस डीएनए का यहाँ पर देखिए ये केवल एक निश्चित भाग बैक्टीरियोफेज वायरस के द्वारा स्थानांतरित होता है, तो उसको हम रिस्ट्रिक्टेड कहते हैं। क्लियर हो गया? जब बैक्टीरिया के डीएनए के निश्चित जीन को, विशेष प्रकार के जीन को बैक्टीरियोफेज वायरस लेकर के जाएगा, तो उसे हम रिस्ट्रिक्टेड या विशेषीकृत, देखिए नाम से पता चल रहा है, विशेषीकृत ट्रांसडक्शन कहते हैं। और जनरलाइज सामान्य क्या होता है कि बैक्टीरियोफेज वायरस इस बैक्टीरिया के किसी भी डीएनए के किसी भी जीन को स्थानांतरित कर दे या ले जाने का काम करे, तो उसको हम सामान्य ट्रांसडक्शन कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। ये दो तरह का होता है, एक हो गया रिस्ट्रिक्टेड, दूसरा हो गया स्पेशलाइज्ड। तो आप हम ये देखें कि
बैक्टीरिया में हम लोगों ने सभी टॉपिक को पढ़ लिया है, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी ख़त्म हो गया है। अब हम लोग बात क्या करें, एक नए टॉपिक की बात करें। मोनेरा में ही हमने देखा था कि आर्की बैक्टीरिया होता है, ठीक है। अब हम किसकी बात करें, आर्की बैक्टीरिया, ये नया टॉपिक आर्की बैक्टीरिया। इसको हिंदी में ऐसे ही लिख लेंगे, आर्ची बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया, चलिए ये हो गया। देखिए, जब मैं आपको क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा था तो आपसे मैंने यही बात कहा था कि मोनेरा के अंतर्गत, यहाँ पे देखिए, जैसे फिर से हम थोड़ा बैक चलेंगे, ये क्या है, किंगडम मोनेरा है। किंगडम मोनेरा में किसको रखा गया है, यू बैक्टीरिया। और किसको रखा गया, आर्की बैक्टीरिया। और किसको रखा गया, माइकोप्लाज्मा। और किसको रखा गया, साइनोबैक्टीरिया। अब देखिए, हमने इस यू बैक्टीरिया के बारे में पूर्णतः स्टडी किया है। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, आर्की बैक्टीरिया। फिर इसके बाद हमें दो और लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करना रहेगा, मोनेरा में साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। तो अब हम अगर आर्की बैक्टीरिया की बात करें तो आप ये देखिए कि इस आर्की बैक्टीरिया, आर्की का मतलब क्या है, आर्की का तात्पर्य है प्राचीन होता है, आद्य होता है। आद्य का मतलब पुराना हो गया, प्राचीन हो गया। इसका तात्पर्य है पुरानी बैक्टीरिया या सबसे प्रारंभिक प्रकार की बैक्टीरिया, सबसे प्राचीन प्रकार की बैक्टीरिया। अर्थात इस यू बैक्टीरिया के पहले कौन आया, आर्की बैक्टीरिया आया। ये बेटा, अगर हम ये देखें कि जीवन की उत्पत्ति को जरा ध्यान से देखें तो हमें ये पता है कि सबसे पहले जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो उस समय पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, तो हम इसको शॉर्ट में आपको बता रहे हैं। तो हुआ क्या कि जो उस समय का वातावरण था, उस समय के वातावरण में जो ऑक्सीजन था, पूरी ऑक्सीजन हाइड्रोजन से अपक्रिया करके वो पानी बनाती थी। और जब पानी बनता था तो पृथ्वी के संपर्क में आता था तो वाष्प बन करके वो ऊपर चला जाता था। क्योंकि पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा। ये प्रक्रिया बहुत दिन तक चलती रही। अब आप सोचिए कि ये प्रक्रिया बहुत दिन तक चलती रही। जब पृथ्वी का टेम्परेचर इस प्रक्रिया के कारण 100 डिग्री से कम हो गया, 100 डिग्री से यहाँ पर पृथ्वी का 100 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर जब कम हुआ पृथ्वी का, तब जाकर के पृथ्वी की सतह पर, कहाँ पर, पृथ्वी की सतह पर पानी रुका। पृथ्वी की सतह पर पानी रुक गया। और जब पृथ्वी की सतह पर पानी रुका तो पूरी पृथ्वी पर पानी ही पानी, पूरी पृथ्वी समुद्र की भांति दिखाई दी। और फिर धीरे धीरे वो वहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती गईं। और रासायनिक अभिक्रियाएं होती गईं तो जीव के रूप में जो सबसे पहला जीव बना था वो कौन है, आर्की बैक्टीरिया। जीव के रूप में अगर बेटा कहा जाए आपसे कि सबसे पहला जीव कौन बना,
किस रूप में बना, तो आप कहेंगे आर्कीबैक्टीरिया। तो आप सोचिए कि उस समय पूरी पृथ्वी पर जो पानी था उसका टेम्परेचर कितना था, लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 100 से कम था। 100 से कम था, इसका मतलब 100 के आसपास था, 80, 90, 100। इतना टेम्परेचर तो हम आप बर्दाश्त कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो उस समय अगर ये जीव बना तो इसका मतलब उसकी बॉडी में कुछ ऐसे तत्व थे, ऐसे पदार्थ थे जो इतने टेम्परेचर को सहन कर सकता है या उसको सहन करने के लिए शक्ति प्रदान करता है। आज के बैक्टीरिया या इस समय के जीव इतना टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन आर्कीबैक्टीरिया इतना टेम्परेचर बर्दाश्त कर लेता है, आज भी कर लेता है। तो इसीलिए कहा गया है कि उस समय का एटमॉस्फेयर, वातावरण ही ऐसा था, अधिक टेम्परेचर वाला था। उस एटमॉस्फेयर में अपने आप को ढालने के लिए इनकी बॉडी में इस प्रकार की संरचनाएं डेवलप हुई, इस प्रकार की संरचनाएं विकसित हुई, जिससे कि ये उस वातावरण में अपने आप को अनुकूल महसूस करें और जी सकें। ठीक है, तो सबसे पहले जीव के रूप में कौन आया? आर्कीबैक्टीरिया आया। ठीक, आर्कीबैक्टीरिया मतलब प्राचीन बैक्टीरिया, आद्य बैक्टीरिया। अब ये किसके अंतर्गत रखा गया है? आपको मालूम है, मोनेरा के अंतर्गत रखा गया है। मोनेरा का जो मैंने कैरेक्टर आपको बताया है वही कैरेक्टर इसका भी होगा। सारे कैरेक्टर यही होंगे। जो बैक्टीरिया का लक्षण होता है वही इसका भी लक्षण होता है। हमको ये देखना है कि आखिर ये बैक्टीरिया से कैसे भिन्न है, क्यों इसको बैक्टीरिया से अलग कर दिया गया है। अगर हम इतनी सी बात जान जाएं कि बैक्टीरिया से अलग का कौन सा लक्षण है जो आर्कीबैक्टीरिया में पाया जाता है, तो सारा हमने अध्ययन कर लिया। क्योंकि सारी बात तो और बैक्टीरिया की होगी, केवल बैक्टीरिया से अलग वाली बात हमको जान लेना है। तो ऐसे ही आप स्टडी करेंगे तो हम ये देखते हैं कि ये कहाँ पाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर हम इनके स्थान की बात करें, वास स्थान, तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं हैबिटेट बेटा। तो आप ये जानते रहिए। तो इनका जो हैबिटेट है, वास स्थान है, ये क्या है? गर्म स्थल, हीट, वाटर, और क्या, जहाँ पर ज़्यादा दलदली चीज़ें होती हैं, मेथेन पाया जाता है। तो यहाँ पे क्या हम लिख दें? हीट स्ट्रीम, ये गर्म पानी, ये हो गया। और क्या हो सकता है? हाइलो फिलस एरिया स्थान। हाइलोफिलस एरिया का मतलब जहाँ पर ज़्यादा क्षार हो, क्षार युक्त क्षेत्र, जहाँ ज़्यादा पे क्षारीय क्षेत्र होता है। और थर्मो एसिडोफिलस क्षेत्र एरिया। थर्मो एसिडोफिलस एरिया अर्थात कहाँ पर? जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा हो, टेम्परेचर या तापमान अधिक हो, जहाँ पे और क्या पाया जा हो? अम्ल पाए जाते हैं, अम्लीय क्षेत्र में। तो इन सब स्थानों में ये पाए जाते हैं। और कहाँ पाया जाएगा? दलदली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मार्सी प्लेस। प्लेस मतलब स्थान। ये दलदली स्थान पे क्या पाया जाता है? मेथेन पाया जाता है। मेथेन अर्थात जहाँ पर मेथेन होगा वहाँ पर इनकी उपस्थिति पाई जाती है।
तो ये ऐसे क्षेत्रों में पाए जा रहे हैं। तो इन्हीं के आधार पर ये कहाँ पे पाए जाते हैं, इनका वर्गीकरण भी किया गया है। हम इसको आगे देखते हैं, लेकिन आप इतना जानते रहिएगा कि इनका फेवरेट मनपसंद स्थान कहाँ है, जहाँ ज़्यादा क्षार है, जहाँ पे ज़्यादा गर्म है, जहाँ पे अम्लीय ज़्यादा है, जहाँ पे दलदल है, मेथेन पाया जाता है, हम लोग रह नहीं सकते हैं, वहाँ पर ये लोग जीवित रहते हैं और अपना जीवन बड़े प्रेम से चलाते हैं। ठीक है, तो इनके रहने का स्थान हमने तो देखा। अब हम ये देखें कि आखिर ये बैक्टीरिया से किन मामलों में भिन्न होते हैं। ये देखिए, चलिए अब हम देखें, डिस्कस करें कि इनके जो सभी कैरेक्टर होते हैं क्या हैं। ये प्रोकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोट्स मतलब हिंदी में इसको आप लिख सकते हैं प्रोकैरियोटिक। ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। और जितने भी प्रोकैरियोटिक के लक्षण पाए जाएंगे, मैंने आपको लक्षण बता दिया है प्रोकैरियोटिक लक्षण क्या होते हैं, वो सारे इनके पास लक्षण होंगे। अब बैक्टीरिया से निम्नलिखित लक्षणों में ये भिन्न होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं यू बैक्टीरिया से निम्नलिखित लक्षणों में भिन्न होते हैं। वो लक्षण क्या क्या है जरा आप देखिए। जैसे नंबर 1 सेल वॉल की हम बात करें, सेल वॉल। अब देखिए आपको सोचना होगा, हम बता रहे हैं यहाँ पे यू बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया बेटा यू बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है किसकी बनी होती है, यू बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकान किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकान, या इसको हम क्या कहते हैं म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। अब यहाँ पर देखिए कि इसमें आर्की बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकान या म्यूकोपेप्टाइड एब्सेंट होता है। क्लियर, तो यहाँ पे लिखा जाएगा, क्या लिखेंगे, म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टाइडोग्लाइकान एब्सेंट, अनुपस्थित। इसको हिंदी में एग्जाम में अगर आपको लिखना है, स्पेलिंग नहीं पता है, तो इसी को हम क्या लिख देते हैं, म्यूकोपेप्टाइड। ये देखिए आसान हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर ये चीज़ जान लीजिए, म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी होगी, ये एब्सेंट होगा यहाँ पर। तो पाया क्या जाता है इसमें, स्यूडोमुरैमिक एसिड पाया जाता है, ये प्रेजेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि म्यूकोपेप्टाइड नहीं पाया जा रहा है, इसकी जो सेल वॉल है, सेल वॉल में स्यूडोमुरैमिक एसिड पाई जा रही है। अर्थात इसको उस वातावरण में, जिस वातावरण में ये पाया जाता है, उस वातावरण में रहने के लिए ये सेल वॉल, ये पदार्थ बहुत जरूरी होता है। ठीक है, दूसरी बात हम क्या देखें, देखिए सेल मेम्ब्रेन, क्या देख रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका कला, इसको हम हिंदी में बोलेंगे ये देखिए ये कोशिका कला। अब कोशिका कला की हम बात करें,
ये जो कोशिका कला होती है, अब यहाँ पे कोशिका कला में विशेष बात देखिए, जो लिपिड स्तर होता है, लिपिड स्तर का मतलब लिपिड लेयर, लिपिड का मतलब वसा और लेयर का मतलब स्तर, जो लिपिड स्तर होता है वह सिंगल होता है, एक स्तरीय, ये ठीक। अब जरा यूबैक्टीरिया में देखिए, सपोज करिए कि ये कोशिका कला है, इस कोशिका कला में एक लिपिड लेयर ये है, ये लिपिड लेयर है और दूसरी लिपिड लेयर ये है। तो यहाँ पर बैक्टीरिया में दो लिपिड लेयर पाई जाती है, लेकिन इसमें दो लिपिड लेयर ना पाई जा करके केवल एक लिपिड लेयर पाई जाती है। इसलिए यहाँ पर ये बात इम्पॉर्टेंट है, कैसे ये बैक्टीरिया से अलग है। दूसरी बात, इस कोशिका कला की ही हम बात कर रहे हैं, इसमें दूसरी बात यह है कि जो लिपिड लेयर है, लिपिड लेयर, इस लिपिड लेयर में जो वसीय अम्ल है, वसीय अम्ल, ये जिसको हम क्या कहेंगे, फैटी एसिड, ये कैसी होगी, श्रृंखला युक्त होती है। कैसी होती है, श्रृंखला युक्त। श्रृंखला युक्त का मतलब ये होता है चैन पाई जाती है, चैन, चैन युक्त होती है, श्रृंखलाओं में बटी होती है, ब्रांच होती है। आप यहाँ पे कहिए ब्रांच में बटी होगी, ब्रांच्ड होगी। कैसी होगी, ब्रांच, शाखित होगी, शाखाओं में बटी होगी। तो ये बात बैक्टीरिया से आर्की बैक्टीरिया को अलग कर रहा है। बैक्टीरिया में ये व्यवस्था नहीं है, लेकिन आर्की बैक्टीरिया में पाया जा रहा है। इनके कारण ये अधिक टेम्परेचर तक जीवित रहते हैं, अधिक अम्लीय अवस्था में जीवित रहते हैं, अधिक क्षारीय वाले स्थानों पर जीवित रहते हैं। तो ये सब ऐसे लक्षण हैं जो इनको अनुकूलित अवस्था प्रदान करते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद और कौन सी बात है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, ये देखना है कि जो यहाँ पर राइबोसोमल प्रोटीन है वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। जो राइबोसोमल प्रोटीन कैसे होते हैं, वो अम्लीय होते हैं, ये केवल अम्लीय अवस्था में पाए जाते हैं। ये चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। तो बेटा और भी चीज़ें इसमें है, जैसे यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज जो बैक्टीरिया होता है उसमें केवल पांच प्रकार के वहाँ एटम से मिलके बना होगा, या हम कह सकते हैं 5 मोल से मिलके बना होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होता है 10 अणुओं से मिलके बना होता है। तो इस प्रकार से ऐसे बहुत से अंतर हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का जो फिक्सेशन बैक्टीरिया में होता है वो यहाँ पर बिल्कुल अलग होता है। तो बहुत से ऐसे लक्षण हैं, लेकिन हम लोगों के लेवल में 11th के लेवल तक कि यहाँ तक ही हम बात करेंगे, इससे ज़्यादा हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। ठीक है। तो आर्की बैक्टीरिया में ये इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। इस कैरेक्टर को हम लोगों ने देखा और हमको ये जानना पड़ेगा कहाँ पाया जा रहा है, ये हमने देखा। क्या इसके लक्षण होते हैं हम ये जानते हैं, कैसे बैक्टीरिया से अलग कर दिया ये हमने देख लिया। अब हम इनके प्रकार को देखें। टाइप्स, टाइप्स मतलब प्रकार। चलिए ये देखिए, नंबर 1 मेथैनोजेन। मेथैनोजेन इसको हम हिंदी में लिख सकते हैं मेथैनोजेन, ये ठीक है। दूसरा हमने क्या लिखा, दूसरा लिख लेते हैं हैलोफिलस। तीसरा हमने लिखा थर्मो एसिडोफिलस। देखिए कहाँ कैसे पाए जा रहे हैं, इनकी उपस्थिति के आधार पर, इनके आवास के आधार पर ही इनको ये 3 कैटेगरी में बांटा गया है। मेथैनोजेन है ना, ये कहाँ पाए जाएंगे, ऐसे स्थान पे पाए जाएंगे जहाँ पर मेथेन पाया जाता है। तो मेथेन कहाँ पाया जाएगा, दलदल स्थानों पर,
और इनकी दूसरी विशेषता क्या है ये हमको जानना है कि इनके द्वारा ये जो मेथेनोजेन बैक्टीरिया हैं, जो आर्की बैक्टीरिया हैं, ये किसका उत्पादन करेंगे? मीथेन का। यहाँ पे देखिएगा, मीथेन का प्रोडक्शन करेंगे। प्रोडक्शन का मतलब उत्पादन, मीथेन का प्रोडक्शन करेंगे। अर्थात ये कार्बन डाइऑक्साइड से किसका निर्माण कर दे रहे हैं? मीथेन का निर्माण कर रहे हैं। ये भी याद रखिएगा। कहाँ पे पाए जाएंगे? आप देखिए, ये दलदली स्थानों पे पाए गए। इसके अलावा और ये कहाँ पाए जाते हैं? जो आपने कैटल देखा होगा, जैसे गाय, भैंस, हाँ, आदि जानवरों के रूमेन में, रूमेन क्या है? स्टमक, अमाशय का एक भाग है। क्या है ये? अमाशय का एक भाग है। वहाँ पर ये पाए जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा, आपने सुना होगा, गांव में देखा होगा, गाय या भैंस के गोबर का उपयोग गोबर गैस संयंत्र में किया जाता है। क्यों गोबर गैस संयंत्र में किया जाता है? क्योंकि उसमें क्या है? मेथेनोजेन बैक्टीरिया है। वो बैक्टीरिया किसका प्रोडक्शन करता है? मीथेन का प्रोडक्शन करता है। और उस मीथेन का उपयोग हम लाइट जलाने में और दूसरी ऊर्जा के उपयोग में हम करते हैं। ये बात आप समझ गए होंगे। अगर आपसे कहा जाता है कि इसका उदाहरण क्या है, तो बस आपको कुछ नहीं करना है। उदाहरण मेथेनोमोनास, मेथेनोकोकस, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। फिर दूसरा हम क्या पढ़ेंगे? हाइलोफिलस, है ना? हाइलोफिलस, ये नाम से पता चल रहा है। हाइलोफिलस, फिलस का मतलब लबर, लबर मतलब पसंद करने वाला। हाइलो का मतलब क्या होता है? साल्ट। ऐसा बैक्टीरिया जो साल्ट को, नमक को, खारापन को पसंद करता हो। हम आप खारापन पसंद करेंगे? नहीं। खारा पानी मिल जाए तो हम लोग नहीं पी सकते। तो जो ऐसी अवस्थाओं को पसंद करता है उनको हम हाइलोफिलस आर्की बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे? साल्ट लवर। साल्ट लवर का मतलब समझ गए? खारा पसंद करने वाले। ठीक है, और कहाँ पाए जाएंगे? जहाँ पर क्षार ज़्यादा होगा, जहाँ पर NaCl ज़्यादा है, जहाँ पर और क्षार ज़्यादा पाए जाते हैं, तो वहाँ पर ये बैक्टीरिया पाए जाएंगे। बेटा एक चीज़ ये तो बात हो गई। इसकी एक बात इम्पॉर्टेंट ये है, इसकी जो बॉडी होती है, इसकी जो सेल होती है, यहाँ पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। इसकी सेल में बैक्टीरियो रोडाप्सिन, हिंदी में यही बात लिख लेंगे, बैक्टीरियो रोडाप्सिन नामक पिगमेंट पाया जाता है। पिगमेंट पाया जाता है। पिगमेंट को हम कहते हैं वर्णक। वर्णक का मतलब कलर होता है। ठीक, तो इनकी बॉडी में एक बैक्टीरियो रोडाप्सिन नामक पिगमेंट पाया जाता है। और यह पिगमेंट आप याद रखिएगा ATP के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। किसके लिए? ATP निर्माण के लिए यहाँ जरूरी होता है। तो ATP क्या है? ऊर्जा है। तो यहाँ पर इनमें ऊर्जा के प्रोडक्शन के लिए एक प्रकार का पिगमेंट पाया जा रहा है जिसको बैक्टीरियो रोडाप्सिन कहते हैं। इसको भूलिएगा मत। किस प्रकार के बैक्टीरिया? आर्की बैक्टीरिया में, हाइलोफिलस में। ठीक, चलिए अब हम तीसरी बात करें।
अगर हम तीसरी बात करें तो वो क्या हो जाएगा, थर्मो एसिडोफिलस। ये देखिए थर्मो एसिडोफिलस की विशेषता क्या होगी बेटा, ये कहाँ पाए जाएंगे, जहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर होगा, तापमान होगा, वहाँ पर ये पाए जाएंगे। एक बात। दूसरी बात, यहाँ पर ये क्या करते हैं, ये देखिए सल्फर है और इस सल्फर को ये ऑक्सीकृत करते हैं। ज़रा ध्यान दीजिएगा, सल्फर को ऑक्सीकृत करेंगे, जब ये ऑक्सीकृत कर देंगे तो क्या बना देंगे, सल्फ्यूरिक एसिड बनाएंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट आपसे ये पूछा जाता है कि सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण कौन सी बैक्टीरिया कर रही है, तो वो हो जाएगी थर्मो एसिडोफिलस। और यहाँ पे क्या कर रही है, ऑक्सीकृत कर रही है, अर्थात यह बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया में ये जो कार्य हो रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है, इसलिए यह ऑक्सी बैक्टीरिया हो गई, ऑक्सी जीवाणु है ना, एरोबिक बैक्टीरिया ऑक्सी जीवाणु हो गई। इसको हम क्या कहेंगे, एरोबिक बैक्टीरिया हो गई। ओके, ये इंपॉर्टेंट। बाकी ऊपर हमने जो पढ़ा है दोनों, वो एनाएरोबिक है और ये क्या है, एरोबिक है। क्लियर हो गई बात। तो ये बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट थी, इसलिए अब हम ये देखेंगे कि थर्मो एसिडोफिलस अब ये इस प्रकार से एसिड का फॉर्मेशन करेगा, वहाँ पर ये पाया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा एसिड की कंडीशन को ये बर्दाश्त कर लेता है, टेम्परेचर को बर्दाश्त कर लेता है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर में ये रह सकता है। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि आर्की बैक्टीरिया किस प्रकार से आज के या यू बैक्टीरिया से अलग हैं और कितने इम्पॉर्टेंट हैं, ये चीज़ हमने देखा। ओके, तो इस प्रकार से हमने क्या देख लिया कि आर्की बैक्टीरिया फिनिश हो गया। अब हम नेक्स्ट टर्म पे क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट टर्म पर साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा की स्टडी हमें करना है।